आज का वीडियो देखिए। अब यहाँ पर जो आज का जो है यानी कि ये वन्य समाज और उपनिवेशवाद आपका चैप्टर है, तो इसमें औद्योगिकरण का दौर स्टार्ट हो गया है। इससे पहले क्या थे कि हमारे अच्छे खासे जंगल वगैरह थे और जंगलों में जो है कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से जो है जंगल जैसे थे आराम से लोग वहाँ से यानी जो वहाँ पर समुदाय रह रहे थे, आदिवासी समुदाय रह थे वो उनका आराम से मतलब जीवन यापन जंगलों में चल रहा था। लेकिन औद्योगिकरण ऐसे ही आया तो आपको पता होगा अंग्रेज इस टाइप के तो थे नहीं कि भाई कुछ भी छोड़ दें, उन्हें तो बाल में से खाल निकालनी थी, यानी कि कहीं से भी रिसोर्स मिले, कोई भी संसाधन हो, हमें तो उसकी अपनी भरपाई करनी है, यानी हमें तो पैसा लेना है, पैसा खींचना है उससे। उनका तो केवल और केवल एक ही उद्देश्य, हमें मुनाफा होना चाहिए, कहीं से भी हो मुनाफा। ठीक है, तो औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से लेकर 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चरगाहों और ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। यानी औद्योगिकरण के दौर में 1700 से लेकर 1995 के बीच यानी कि लगभग 200 सालों में 139 लाख वर्ग किलोमीटर जो जंगलों का जो क्षेत्रफल था ये साफ कर दिया गया। यानी पूरी पृथ्वी का लगभग 9.3% भाग केवल औद्योगिक इस्तेमाल के लिए खत्म कर दिया गया जंगलों का। आप सोचिए कितनी बड़ी मात्रा है ये। तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए ये। ठीक है, देखिए अब सेकंड पॉइंट, एक बात और मैं बता दूं आपको, एक प्रश्न पूछा जाता होगा, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है एनवायरमेंटल इकोलॉजी में कि जो खेत होता है, खेत का परितंत्र कैसा होता है। खेत का परितंत्र जो होता है वो कृत्रिम होता है, खेत का परितंत्र जो होता है वो कृत्रिम होता है, जबकि वन का परितंत्र जो होता है यानी वन का जो इकोसिस्टम होता है वो नेचुरल होता है। खेत का कृत्रिम कैसे होता है कि खेत में आप मन चाहे यानी कि जो चाहे वो फसल उगाते हैं, यानी कि सीजन के अकॉर्डिंग जो चाहिए वो फसल उगाते हैं, कभी कभी 2 या 3 फसल या ज्यादा फसल भी उगा लेते हैं। यानी खेत आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, अपने अकॉर्डिंग खेत की मिट्टी जैसी चाहेंगे वैसी आप डालेंगे। लेकिन वनों में ऐसा नहीं होता है, वनों में तो सब तरह की जो है जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, तमाम तरह छोटे बड़े सब तरह के पेड़ होते हैं। तो वन का जो परितंत्र होता है, वन का परितंत्र एकदम नेचुरल होता है, जबकि खेत का कृत्रिम होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब 1880 से लेकर 1920 के बीच जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ रही है, खेती पर दबाव भी पड़ रहा है। तो इसके लिए क्या हुआ, जंगलों को काटा जाने लगा और जंगलों को काटकर भूमि समतल करके वहां पर अब खेती की जाने लगी। तो यही देखने को मिला है कि 1880 से लेकर 1920 के बीच खेती योग्य जमीन के क्षेत्रफल में 67 लाख हेक्टेयर की बढ़त हुई। ये सेकंड पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक बात और थी कि 1850 में रेलवे यानी कि रेलवे का आविष्कार हुआ है और रेलवे का आविष्कार होने से एकदम नई क्रांति आई है, उपनिवेशवाद में एक नई क्रांति देखने को मिली है सामान ढोने के लिए। तो उसके लिए पहले क्या था, आप अब तो जो कंक्रीट वाले जो है गार्डर चलते हैं, कंक्रीट वाले स्लीपर चलते हैं, वो लगाई जाती हैं रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए। पहले क्या था, आपने देखी होगी छोटी लाइन शायद, तो छोटी लाइन में पहले लकड़ी के स्लीपर लगाए जाते थे। तो 1850 के दशक में जब रेलवे का विस्तार हुआ तो रेलवे के विस्तार के लिए मतलब जरूरत से ज्यादा अंधाधुंध लकड़ी जो है काटी गई थी वनों से। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप नोट कर लीजिए, थर्ड पॉइंट अपना, कि 1850 के दशक में रेल पटरियों के विस्तार के लिए, रेल लाइनों के विस्तार के लिए, प्रसार के लिए लकड़ी की मांग बढ़ा दी। यानी कि 1850 के दशक में रेल लाइन के विस्तार ने लकड़ी की मांग बढ़ा दी, रेल लाइन के विस्तार ने लकड़ी की मांग बढ़ा दी। तो ये आपका तीसरा वाला जो है लाइन है, आप नोट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 मील रेल की लंबी पटरी बिछाने के लिए उस समय 1760 से लेकर 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, यानी 1 मील लंबी पटरी बिछाने के लिए। अच्छा, कमेंट में एक बात बताइए, ये तो जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन है, 1 मील जो है कितने के बराबर होता है, 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, ये आप बताएंगे कमेंट में। देखिए इसके अलावा क्या हुआ कि यूरोप में आपको पता ही होगा, यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की भी मांग बढ़ने लगी और इसकी मांग बढ़ने के लिए जो है, इसकी मांग को पूरा करने के लिए जो है बागान बनाए जाने लगे, यानी कि जंगलों को काटकर वहां पे बागान बनाए जाने लगे। ठीक है, तो ये आपका चौथा वाला पॉइंट है कि यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों के लिए जंगल साफ किए जाने लगे, या बागान या रबड़ चाय इसके बागानों के लिए जंगल साफ किए जाने लगे। चौथा कमेंट है। ठीक है, चौथा बिंदु है, आप लिख लीजिए, यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ के बागानों के लिए जंगल साफ किए जाने लगे। अब देखिए अगला जो हेडिंग है आपकी, ये है इसी में ही है, व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत, देखिए वानिकी शब्द से अभिप्राय ये है कि आप यानी जंगल जो होता है, यानी वन जो होता है, वन विविधता भरा होता है, यानी विविधताओं से भरा हुआ होता है। वहाँ तमाम तरह के पेड़ होते हैं, तमाम तरह की लताएं मिलती हैं, तमाम तरह के फल फूल, मतलब कंदमूल जो चाहे, मतलब वहाँ सब चीज उगती है। जबकि वानिकी के अंतर्गत क्या होता है कि आप
अपने अकॉर्डिंग अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग किसी क्षेत्र में वन लगा रहे हैं और उसमें कोई एक तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं, यानी अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग पेड़ लगा रहे हैं, उसे वानिकी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत हो गई, यानी कि जो जैसे आप कहते नहीं आम का बाग लगा दिया तो वो व्यावसायिक वानिकी के अंतर्गत आ गया। अमरूद का बाग व्यावसायिक वानिकी का पार्ट है। ठीक है, सेब का बाग व्यावसायिक वानिकी में आ गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। तो अब आपकी हेडिंग है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। देखिए, अंग्रेजों को एक बात चिंता भी ये थी कि अंग्रेजों को चिंता इस स्थान लगी कि हम जैसे जैसे जो प्राकृतिक रिसोर्स हैं इनका दोहन करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे जंगल नष्ट हो रहे हैं। पर्यावरण की टेंशन थी नहीं, बस जंगलों के नष्ट होने की टेंशन थी। और ये भी लग रहा था जंगल अगर नष्ट हो गए तो हमारी मूलभूत मांग है, मूलभूत मांग ये थी, उस समय रेल की पटरियों का विस्तार हो रहा था, तो वो मांग कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति था डाइट्रिच बेंडिस नामक एक जर्मन विशेषज्ञ था, तो इसको अपने पास मशवरे के लिए बुलाया और उसे देश का पहला वन महानिदेशक नियुक्त कर दिया। यानी डाइट्रिच बेंडिस को एक जर्मन विशेषज्ञ था, इसे अपने पास सलाह मशवरा के लिए उन्होंने बुलाया और इसे भारत देश का, यानी देश का मतलब इंडिया का पहला वन महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो देखिए, पहला पॉइंट नोट करेंगे आप, पहला पॉइंट अब आप इसमें नोट करेंगे व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत में कि अंग्रेजों ने डाइट्रिच बेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को पहला वन महानिदेशक बनाया। ठीक है, अंग्रेजों ने डाइट्रिच बेंडिस नामक जर्मन विशेषज्ञ को देश का पहला वन महानिदेशक बनाया या नियुक्त किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रेंडिस ने, सेकंड पॉइंट आप नोट करेंगे, सेकंड पॉइंट है आपका, ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। पूछा जाता है, ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। ठीक है, यानी कि भारतीय वन अधिनियम की भी स्थापना 1865 में हुई, तो उसमें इसका अच्छा खासा योगदान था। तो दोनों, ये सेकंड पॉइंट पूरा नोट कर लीजिए आप। जो है ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की, इंपॉर्टेंट लगा लेना, पूछा जाता है, ये काफी बार पूछा गया प्रीलिम्स एग्जाम में। ठीक है, ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की और 1865 में भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। ठीक है, देखिए इसके अलावा 1906 में, यानी 1906 में, ये आपका तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ये तीसरा पॉइंट है आपका, जहां पर जो है वैज्ञानिक वानिकी यानी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की मतलब शिक्षा दी जाती थी इसके, यानी कि इसके अंतर्गत आप लिख लीजिए, चाहे लिखना चाहें तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाएंगे। 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। ठीक है, वन अधिनियम में 2 बार जो है इसमें परिवर्तन हुए। 1865 के वन अधिनियम में 2 बार संशोधन किए गए। तो चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिए, 1865 के अधिनियम में, यानी 1865 के वन अधिनियम में 2 बार संशोधन किया गया। अब पहला 1878 में, पहला 1878, और 1878 में क्या किया गया था, अब इसमें लिख लेंगे 1878 में डैश लगा के लिख लेंगे इसी में। इसमें जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। इसमें जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। ये आपका चौथे का पहला सब पॉइंट है। 1878, इसमें आगे डैश लगा के लिखेंगे। इसमें जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण, सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। अब देखिए दूसरा सब पॉइंट इसमें है, यानी दूसरा संशोधन कब हुआ है, ये हुआ है 1927 में, 1927 में, लिख लीजिए 1927 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है, ये आपका है वनों के नियमन से खेती पर प्रभाव। यानी वनों पर जो इन्होंने नियमन कर दिया, इन पर जो अपने अंतर्गत ले लिए, तो वनों के नियमन से खेती पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, वो हम जानेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए वनों के नियमन से खेती पर प्रभाव, ये हेडिंग है आपकी। ठीक है, देखिए वनों के नियमन से सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था, वो पड़ा था झूम खेती पर। झूम या घुमंतु कृषि जिसे बोलते हैं, उस पर पड़ा था, यानी आदिवासी जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि आदिवासी लोग क्या करते थे, आदिवासी लोग खेती के लिए पहले क्या करते थे, यानी जंगलों को काट के वहां की जो राख होती थी, वहां की राख में बीज बोते थे और उस राख में, और वर्षा ऋतु में बीज बोते थे और फसल होने के बाद उसे काट लेते थे, और वहां जैसे अनुपजाऊ जमीन हो जाती थी वो छोड़कर वहां से चले जाते थे। तो ये सब जानते हो, झूम खेती काफी बार बढ़ आ गया, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है अब यहाँ पर। तो
पहला पॉइंट आप नोट करेंगे इसी में, पहला पॉइंट आप नोट करेंगे, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती पर पड़ा। झूम या घुमंतु खेती पर पड़ा, जो एशिया अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के, जो एशिया अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के अनेक भागों में खेती का परंपरागत तरीका है। खेती का परंपरागत तरीका है। पहला पॉइंट है, यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतु खेती पर पड़ा, जो एशिया अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में खेती का परंपरागत तरीका है। अब देखिए सेकंड पॉइंट आप डाल लीजिए, झूम खेती के स्थानीय नाम। झूम, इसके कई स्थानीय नाम है, यानी झूम खेती के स्थानीय नाम। सेकंड पॉइंट इसमें डाल लीजिए, झूम खेती के स्थानीय नाम। तो पहला स्थानीय नाम है लादिंग। लादिंग के आगे डसरा के लिखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में। पहला स्थानीय नाम है लादिंग, दक्षिण पूर्व एशिया में। सेकंड नाम है मिल्पा कहाँ का है? मध्य अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है झूम खेती को, ठीक है। सेकंड पॉइंट है यानी मिल्पा, मध्य अमेरिका में। अब थर्ड सब पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में नाम आएगा चितमेन या तावी। चितमेन या तावी, ठीक है। ये चितमेन या तावी जो है ये अफ्रीका में बोला जाता है। चितमेन या तावी ये अफ्रीका में बोला जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिए, चितमेन या तावी अफ्रीका में। थर्ड पॉइंट है आपका, ठीक है। और चौथा सब पॉइंट है, यहाँ पे चौथा सब पॉइंट है चेना बोला जाता है श्रीलंका में। नोट डाउन कर लीजिए, श्रीलंका में चेना बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए पांचवा सब पॉइंट इसी में है। पांचवा सब पॉइंट है, हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं। ये पांचवा सब पॉइंट है इसी में। सेकंड पॉइंट था आपका कि झूम खेती के स्थानीय नाम, उसमें आपके 4 नाम लिख लिए थे आपने विदेशी। अब पांचवा हिंदुस्तानी नाम है। हिंदुस्तान में घुमंतु खेती के लिए धया, पेंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोड़, खंदाद और कुमरी ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झूम खेती की थोड़ी प्रोसेस समझ लेते हैं। ये झूम खेती की प्रोसेस क्या होती है कि इसमें पहले जंगलों को काटा जाता है, उसके बाद उसे जलाया जाता है और मानसून की पहली बारिश के बाद इस राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काट ली जाती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप नोट करेंगे आप कि झूम खेती में मानसून की पहली बारिश के बाद जंगल जलाकर उसकी राख में बीज बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। थर्ड पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, झूम खेती में मानसून की पहली बारिश के बाद जंगल जलाकर उसकी राख में बीज बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी, इसके अंतर्गत प्रमुख फसलें, थर्ड जो आपका चौथा पॉइंट है इसमें डाल दीजिए प्रमुख फसल। इसके अंतर्गत झूम के अंतर्गत प्रमुख फसल कौन कौन सी की जाती रही हैं, फसलें हैं, ठीक है, प्रमुख फसलें। अब देखिए इसी में सब पॉइंट चौथे में लिखे हैं मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ठीक है। अब सेकंड सब पॉइंट इसी में है ब्राजील में कसावा, ठीक है। अब थर्ड सब पॉइंट इसी में है लैटिन अमेरिका में मक्का व फलियां, यानी कि झूम कृषि के अंतर्गत ये फसलें मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार और बाजरा उगाई गई, ब्राजील में कसावा उगाई गई, लैटिन अमेरिका में मक्का और फलियां उगाई गई, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया है पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका शिकार, केवल अगली हेडिंग है आपकी शिकार, ठीक है। ये शिकार जो शिकारियों की लाइफ थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि आपको पता है वन कानून लाने के बाद जो वन थे वो देश की संपत्ति बना दिए थे, यानी कि वन में जो किसी प्रकार का विचरण या भ्रमण या वहां से कोई संसाधन इकट्ठा करना उस पर कतई बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया गया था। वन रक्षक तैनात कर दिए गए थे। वन रक्षक जो है लोगों को टॉर्चर भी करते थे, अगर लोग वन में कहीं निकलते हुए पकड़ लिए जाते थे। इससे रिश्वतखोरी घूस भी बढ़ी, लेकिन फिर भी जो है लोग
लोग देखिए उसी पर आश्रित थे, तो जाते कहाँ, चोरी छुपे वन से बाद में लकड़ी लेके आते थे, कैसे भी कैसे लेके तो आते थे, ठीक है। लेकिन उन पर ये हुआ कि उन्हें रिश्वत देनी पड़ती थी काफ़ी बार, टॉर्चर भी झेलना पड़ता था जो वन रक्षक वगैरह होते थे वहाँ पर। तो शिकार पर क्या असर पड़ा, देखिए पहला पॉइंट यहाँ नोट करेंगे आप, शिकार पर असर में वन कानूनों द्वारा हिरन तीतर इत्यादि छोटे जानवरों यानी कि हिरन तीतर इत्यादि छोटे जानवरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। देखिए वन कानून के अंतर्गत सबसे पहला प्रभाव यही पड़ा कि वन कानूनों द्वारा हिरन तीतर इत्यादि जानवरों तथा पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाकर इसे गैर कानूनी घोषित किया गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, देखिए जहां एक तरफ वन कानून बनाकर शिकारों पर जो है रोक लगा दी गई, परंपरागत जो लोग थे यानी कि आदिवासी समुदाय के लोग थे जो उसी पर डिपेंड थे, उन पर रोक लगा दी गई, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे आखेट यानी मनोरंजन का खेल बन गया, ये शिकार करना एक मनोरंजन का खेल बन गया। आपने देखा होगा, तमाम नाम भी पड़े होंगे या फोटो वगैरह देखते होंगे, एफबी वगैरह पर आते हैं कि फलाने राजा ने 4 शेर मारे हैं, 5 शेर मारे हैं, शेर का सर काट के मतलब रखा हुआ है। तो ये सब एक शौक भी बन गया, यानी कि उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनका भी एक शौक बन गया था। नवाब थे, नवाबों का तो था ही शौक, नवाबों और जो रायशाही दरबारों का शौक तो ऑलरेडी था, तो उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। ये सब प्रतिबंध आम जनता पर थोपे गए, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था। वो धड़ल्ले से जो है जो वन के अंदर रहने वाले जो जानवर थे उनका शिकार करते थे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं था, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट है आपका बड़े जानवरों इत्यादि का शिकार दरबारी और नवाबी संस्कृत का हिस्सा बन गया या रहा था, कर लीजिए कि बड़े जानवरों, सेकंड पॉइंट आपका यही है, बड़े जानवरों इत्यादि का शिकार दरबारी और नवाबी संस्कृत का हिस्सा रहा था, ठीक है। तो ये तो रुका ही नहीं, ये तो आप सेकंड पॉइंट आपने नोट कर लिया। अब इसी में सब पॉइंट देखिए अंग्रेजों ने जो बड़े जानवर थे तो लोगों जब जैसे अंग्रेज अक्सर शिकार करते थे तो लोगों को इस तरह से मतलब उन्हें संबोधित किया, लोगों को इस तरह समझाया कि देखिए बड़े जानवर आपके लिए खतरनाक हैं और असभ्य हैं, तो इन जानवरों को मारकर वो हिंदुस्तान को सभ्य बना रहे हैं। उन्होंने इस तरह से आदिवासी समुदाय थे उनके समकक्ष ये कहा कि हम इन जंगली जानवरों को मारकर आपको सभ्य बना रहे हैं, आपको उनके खतरों से बचा रहे हैं। जबकि आप जानते हैं किसी बायोम में अगर हम किसी एक जीव को मार देते हैं तो उससे पूरा साइकिल बिगड़ जाता है, चाहे वो मांसाहारी जंतु हो चाहे शाकाहारी जंतु हो, यानी कोई एक जंतु अगर हम मार देंगे उस साइकिल के अंतर्गत तो पूरा साइकिल बिगड़ जाता है। तो पूरा चक्र होता है, परतंत्र का चक्र होता है, पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ये बात आपने एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ी होगी अच्छे से, तो आप यही नोट करेंगे। इसी में सब पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में बाघ भेड़ियों और दूसरे जानवरों के शिकार, बाघ भेड़ियों और दूसरे बड़े जानवरों के शिकार पर इनाम की घोषणा यह कहकर की जाती थी कि ये किसानों के दुश्मन है, सेकंड का सब पॉइंट यही है कि बाघ भेड़ियों और दूसरे जानवरों के शिकार पर इनाम की घोषणा यह कहकर की जाती कि ये किसानों के दुश्मन है। इस प्रकार आखेट इतना बढ़ गया कि कुछ प्रजातियां विलुप्त के कगार पर पहुंच गई। सेकंड का सब पॉइंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, बड़े बाघ भेड़ियों और दूसरे जानवरों के शिकार पर इनाम की घोषणा यह कहकर की जाती कि ये किसानों के दुश्मन है। इस प्रकार आखेट इतना बढ़ गया कि कुछ प्रजातियां विलुप्त के कगार पर आ गईं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। नए व्यापार, नए रोजगार और नई सेवाएं। जैसा कि आपको पता होगा, पहले लोग जो थे, पहले लोगों की केवल नीड क्या थी, पहले लोगों की जो नीड थी यानी आवश्यकता थी केवल खाद्यान्न की थी, यानी हमें भोजन मिल जाए, भोजन से तृप्ति हो जाए हमारी, बस यही काफी, हमारा जो खाद्यान्न मिलता रहे हमें। पहले उन्हें जो नकदी फसलें वगैरह थी इनसे उन्हें कोई लेना देना नहीं था। पहले जो आदिवासी समुदाय थे इनसे उनका कोई लेना देना नहीं था, बस खाद्यान्न फसलों पर डिपेंड थे। जब अंग्रेज भारत में आए तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों का उद्देश्य केवल और केवल क्या था कि धन की उगाही करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से उपनिवेश बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो है ब्रिटेन में भेजना, ब्रिटेन से प्रोसेस करके उसे दोबारा इंडिया में बेचना, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने नील वगैरह की खेती करवाई, कपास की करवाई, यानी कि जो नकदी फसलें थी जिनसे केवल कमाई होती है उन्हीं फसलों की खेती पर जोर दिया था। इससे क्या हुआ था, जो उत्पादन था वो बहुत घटकर बहुत ही नीचे चला गया था,
ठीक है। इससे काफी बार भुखमरी के हालात भी बने और अकाल भी पड़ा, तमाम लोग मरे भी उसमें, आपने सब हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी ये। देखिए पहला पॉइंट नोट करेंगे, जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण हो जाने से, जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण हो जाने से कई समुदाय अपना परंपरागत पेशा छोड़ वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। पहला पॉइंट यही है, जंगलों पर वन विभाग का नियंत्रण हो जाने से कई समुदाय अपने परंपरागत पेशे छोड़कर वन उत्पादों का व्यापार करने लगे। ठीक है, तो आपका पहला पॉइंट यही है। सेकंड पॉइंट है ये है, सेकंड पॉइंट नोट करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट में एक ब्राजील के अंतर्गत एक फसल की और मांग बढ़ी, यानी कि मैन्योक उगाया जाता था ब्राजील में। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, मैन्योक उगाने वाले ब्राजील अमेज़न के मुनदुरुकु समुदाय रबड़ के लिए लेटेक्स इकट्ठा करने लगे। ये सेकंड पॉइंट है कि मैन्योक उगाने वाले ब्राजीली अमेज़न के मुनदुरुक समुदाय रबड़ के लिए लेटेक्स इकट्ठा करने लगे। देखिए पहला ये जो था, यानी कि पहले जो नकदी फसलों के बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि नकदी का करेंगे क्या, पहले खाद्यान्न पे डिपेंड थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की चेतना आई, जैसे जैसे अंग्रेजों ने मतलब नकदी पर जोर दिया, तो वो भी समझने लगे कि भाई इस चीज से हमें पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर एक है, मैन्योक पहले उगाते थे ब्राजीली अमेज़न के, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, मैन्योक को छोड़कर जो रबड़ की फसलें थी, वहाँ पर रबड़ के पौधा होते थे, तो रबड़ के से लेकर लेटेक्स इकट्ठा ही करना इन्होंने शुरू कर दिया यहाँ पर। ये सेकंड पॉइंट था आपका। थर्ड पॉइंट है, देखिए हिंदुस्तान के घुमंतू समुदाय जो थे, हिंदुस्तान के घुमंतू समुदाय बंजारा आदि खाल, सींग, रेशम के कोए, हाथी दांत, बांस, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल के व्यापार और राल इत्यादि का व्यापार करते थे। हिंदुस्तान के घुमंतू समुदाय बंजारा इत्यादि खाल, सींग, रेशम के कोए, बांस, हाथी दांत, मसाले, रेसे, घास, गोंद और राल इत्यादि का व्यापार करते थे। पर अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह अंग्रेजों के सरकारी नियंत्रण में आ गया। ये तीसरा पॉइंट था, आपने आपका नोट कर लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है आपका, देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराबा, कराचा और येरुकुला, ये अनेक वहां पे घुमंतू समुदाय थे, चरवाहे घुमंतू समुदाय थे ये। ठीक है, तो ये हाथ धो बैठे। चौथा पॉइंट नोट करेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी के कोराबा, कराचा व येरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और घुमंतू समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। ठीक है, और अपराधी कबीले कहे जाने लगे। सरकार की नजर में ये अपराधी कबीले कहे जाने लगे। इसके अलावा क्या हुआ, अब चौथे में सब पॉइंट है, ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियों, खादानों व बागानों में काम करने को मजबूर हो गए। ये आपका चौथे का सब पॉइंट था। अब देखिए असम के जो चाय बागान थे, असम के चाय बागानों में काम करने के लिए जो अंग्रेज थे, वो झारखंड के संथाल और उरांव से और छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी समुदाय थे, इनसे मर्द और औरतों को इकट्ठा करके ले जाते थे। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें बहुत ही दयनीय दशा में रखा जाता था, यानी काफी बहुत ज्यादा जो घंटों तक काम करवाया जाता था, भोजन प्रॉपर रूप में नहीं मिलता था। इसके अलावा वापसी का तो कोई रास्ता था ही नहीं, उस समय। तो इस तरह से अत्याचार किए। तो पांचवा पॉइंट आप नोट करेंगे। अब आप पांचवा पॉइंट आपका यही है कि असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द व औरतों दोनों को
मर्दों एवं औरतों को लगाया गया, भर्ती की गई लिखिए, को लगाया गया लिख लीजिए, मर्दों एवं औरतों को लगाया गया। ठीक है, 5वां पॉइंट था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली हेडिंग है आपकी वन विद्रोह। देखिए वन विद्रोह के बारे में आप वैसे पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आया है तो नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए संथाल परगना जो है, संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो और इनके अलावा अनेक समुदायों ने ये जो है अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। तो पहला पॉइंट यही है कि संथाल परगना में सीधू और कानू, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू तथा अनेक समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए कानूनों के खिलाफ बगावत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक रियासत है बस्तर के लोग, अगली हेडिंग इसी में है, सब हेडिंग है, वन विद्रोह में ही सब हेडिंग है, बस्तर के लोग। तो बस्तर के लोग नोट करेंगे। देखिए बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। पहला पॉइंट आपका यही है। ठीक है, देखिए इसका जो केंद्रीय भाग है वो पठारी है, इसका केंद्रीय भाग पठारी है, जिसके ऊपर छत्तीसगढ़ यानी इसका जो केंद्रीय भाग पठारी है, जिसके ऊपर यानी इसके उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। जिसके उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। पहले का सब पॉइंट है ये, इसका केंद्रीय भाग पठारी है, जिसके उत्तर में छत्तीसगढ़ तथा दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, देखिए बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, यानी बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। यह आपका सेकंड पॉइंट है, बस्तर में मरिया और मुरिया गोंड, धुरवा, भतरा, हलवा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। ठीक है, देखिए ये लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, सेकंड का ही सब पॉइंट है, अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास जो है एक जैसे ही हैं लोगों के। तो सेकंड का सब पॉइंट नोट कर लीजिए कि अलग अलग भाषाएं बोलने के बावजूद इनके रीति रिवाज और विश्वास एक जैसे हैं। ठीक है, देखिए ये जो लोग हैं, यानी कि ये जो इस आदिवासी समुदाय के लोग हैं, अगर ये लकड़ी लेने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में अगर जंगल में जाते थे तो उन्हें उसके बदले में शुल्क देना पड़ता था, शुल्क चुकाना पड़ता था उस गांव के लोगों को। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेंगे, अगर एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल की लकड़ी लेते थे, अगर एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगल की लकड़ी लेते थे तो उसके बदले उन्हें शुल्क में आगे ब्रैकेट में लिख लेना, ब्रैकेट में देवसारी दांड या मान चुकाना पड़ता था। अगर एक गांव के लोग दूसरे गांव के जंगलों की लकड़ी लेते थे तो उसके बदले उन्हें शुल्क ब्रैकेट में देवसारी दांड या मान चुकाना पड़ता था। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, देखिए वर्ष में एक बार परगने ब्रैकेट में गांव के समूह के मुखिया का सम्मेलन होता था, गांव के समूह के मुखिया का सम्मेलन होता था। वर्ष में एक बार परगने ब्रैकेट में गांव के समूह के मुखिया का सम्मेलन, ब्रैकेट बंद, के मुखिया का सम्मेलन होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने और घुमंतु खेती को रोकने और शिकार और वन उत्पादों के संग्रह पर जो पाबंदी लगाई, उससे बस्तर के लोग जो थे यानी आदिवासी समुदाय के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें बहुत ज़्यादा खासी दिक्कत हुई, क्योंकि आदिवासी समुदाय के पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं था इस वनों के ऊपर डिपेंड रहने के अलावा, यानी कि ऐसा कोई था नहीं भाई वो पढ़े लिखे होते तो व्यापार कर लेते, कुछ भी विकल्प नहीं था, केवल जंगलों पर ही आश्रित लोग थे। वे पूरी तरह से प्रकृति की ही पूजा करते थे और प्रकृति को अपने आप को प्रकृति का बेटा समझते थे वो। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट है आपका, नोट करेंगे। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए।
अगला पॉइंट है, देखिए जंगलों में वनग्राम बनाया गया। ठीक है, इन लोगों को एक मतलब कंडीशन रख दी है। अंग्रेज बहुत ज़्यादा होशियार थे, यानी कि जहाँ पर ये रहते थे उनके उन अधिकार क्षेत्र में ले लिया अंग्रेजों ने, अपने उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन पर कंडीशन लगा दी कि अगर खेती करनी है या फिर इसमें से जो जंगल के उत्पाद हैं उन्हें अगर ले जाना है तो आपको एक शर्त है कि आपको हमारे लिए फ्री में कटाई और ढुलाई का काम करना होगा। मुफ्त में आप पेड़ों की कटाई करनी होगी और उसकी ढुलाई करनी होगी और जंगलों को आग से बचाना होगा। ठीक है, तो छठवां पॉइंट आप नोट करेंगे, जंगलों में वनग्राम बनाया गया। जंगलों में वनग्राम बनाया गया जहां ये लोग वन विभाग के लिए कटाई और ढुलाई का काम जहां ये लोग वन विभाग के लिए कटाई या ढुलाई का काम मुफ्त करने की शर्त पर रहते थे। ये आपका छठवां पॉइंट है। सातवां पॉइंट है आपका नोट करेंगे आप, 1899-1900 में 1899-1900 तथा 1907-1908 1899-1900 तथा 1907-1908 में भयानक अकाल पड़ा और वन आरक्षण ने इनके आक्रोश को चिंगारी दी। यानी कि सन 1899 और 1900 में तथा 1907-1908 में अकाल पड़ा। ठीक है, 1907 में अकाल और वन आरक्षण ने इनके आक्रोश को चिंगारी दी। सातवां पॉइंट है। नवा पॉइंट नोट करेंगे, आठवां पॉइंट है। आठवां पॉइंट नोट करेंगे, कांगेर वनों के दुर्वा समुदाय के लोग नेथानार गांव के गुंडाधूर इत्यादि के नेतृत्व में सभी ने मिलकर 1910 में बगावत कर दिया। यानी कि एक तो 1899, 1900 और 1907-1908 में अकाल पड़ा और ऊपर से वन आरक्षण भी लगा दिया गया था। तो उनके किसानों के जो आदिवासी समुदाय थे उससे उनके आक्रोश में एक नई चिंगारी का रूप इसने दे दिया। ठीक है, तो आठवां पॉइंट यही है कि कांगेर वनों के धुरवा समुदाय के लोग नेथानार गांव के गुंडाधूर इत्यादि के नेतृत्व में सभी ने मिलकर 1910 में बगावत कर दिया। ठीक है, अब आठवें का ही सब पॉइंट है। देखिए, अंग्रेज सैनिकों ने इनका दमन किया पर 1910 के बाद आरक्षित क्षेत्र को आधा कर दिया। अंग्रेज सैनिकों ने इनका दमन किया पर 1910 के बाद आरक्षित क्षेत्र को आधा कर दिया। ठीक है, ये आठवां पॉइंट था आपका, आठवें का सब पॉइंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो हेडिंग है ये है जावा। ब्रैकेट में लिख लेना इंडोनेशिया। आप जानते ही होंगे इंडोनेशिया का एक द्वीप है ये जावा। ब्रैकेट में इंडोनेशिया लिख लेना, इंडोनेशिया। ठीक है, तो जावा इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। जावा इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। पहला पॉइंट यही है। अब सब पॉइंट नोट करेंगे इसी में। पहले का ही सब पॉइंट, यानी पहला पॉइंट तो ये हो गया, इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था। ठीक है, ये पहले का सब पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जावा में जो लकड़हारा समुदाय था, यानी जो लकड़ी काटने वाला समुदाय था, वो कलांग समुदाय वहां था, कलांग समुदाय। तो सेकंड पॉइंट नोट करेंगे, जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। देखिए, डचों ने कोशिश की, क्योंकि डच थे, डचों का भी वही उद्देश्य था। यानी कि जैसे जैसे वहां पर 1850 में रेलवे का विकास हुआ, डचों का भी वही उद्देश्य था कि यानी कि हमने जो है ये घुमंतू जो हैं, लकड़हारी समुदाय, कलांग समुदाय के लोग हैं, इन्हें हम हायर करें और इनसे हायर करवाने के बाद इनसे जो है अपने लिए लकड़ी कटवाएं और अपने उद्योग में इस्तेमाल में लगाएं। जैसे बोट बनाना है, यानी जैसे जहाज बनाने का काम था, जहाज बनाए जाते थे, जहाजों से व्यापार होता था। इसके अलावा रेलवे के लिए स्लीपर, यानी उस समय रेलवे का भी विकास हो गया था, यानी 1850 के बाद रेलवे का भी विकास हो गया, तो रेलवे के लिए स्लीपर वगैरह बनाने का काम। तो इसके लिए उन्होंने कोशिश की कि ये जो कलांग समुदाय के लोग हैं हमारे लिए काम करें। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट तो ये था, जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। अब सेकंड का ही सब पॉइंट है, डचों ने कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें।
अब थर्ड पॉइंट नोट करेंगे। देखिए इसी के बिहाफ में 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। यानी कि इन लोगों ने, यानी डच चाह रहे थे कि जो कलांग समुदाय के लोग हमारे लिए काम करें, जबकि डच करना नहीं चाह रहे थे। तो डचों ने क्या किया 1770 में कि एक, यानी कलांग 1770 में कलांग समुदाय के लोगों ने क्या किया, एक डच किले पर हमला कर दिया, लेकिन बाद में डचों ने इस विद्रोह को दमन कर दिया। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट है कि 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब देखिए अगला पॉइंट है इसमें, चौथा पॉइंट है 19वीं सदी। 19वीं सदी स्टार्ट हो गई। 19वीं सदी में डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लगाया। 19वीं सदी में डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लगाया, क्योंकि यहां पर 19वीं सदी में लगाया गया था, वन कानून लगाया। 19वीं सदी में डच उपनिवेशों ने जावा में वन कानून लगाया। ठीक है, अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है, देखिए यहां भी डचों ने एक शर्त रख दी, यानी यहां पर डचों ने यानी वन कानून लगाने से यहां भी वही हुआ कि जो घुमंतु आदिवासी समुदाय थे उनसे जमीनें छीन ली गई, वो उन पर अधिकार क्षेत्र उनका नहीं था और वो उसमें से उत्पाद भी नहीं ले सकते थे। इसके बाद उन्होंने कंडीशन लगाई, अगर आपको उत्पाद लेने हैं, खेती करनी है, तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा, यानी हमारे रूप से आपको सामूहिक रूप से पेड़ काटने पड़ेंगे और उनकी लकड़ी ढोने के लिए आपके पास जो मवेशी हैं उनका इस्तेमाल करके उन लकड़ियों को ढोना पड़ेगा। ठीक है, उस व्यवस्था को इन्हें ब्लैंग गॉन्डिएस्टेन नाम दिया था। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट नोट करेंगे आप, डचों ने पहले खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया। डचों ने पहले खेती की जमीनों पर लगान लगाया और बाद में कुछ गांवों को पेड़ काटने और लकड़ी ढोने की शर्त पर छूट दे दी। डचों ने पहले खेती की जमीनों पर लगान लगाया, बाद में कुछ गांवों को पेड़ काटने और लकड़ी ढोने की शर्त पर छूट दे दी। ठीक है, अब इसी में ही पॉइंट है, सब पॉइंट है। इस व्यवस्था को ब्लेंडोंग-डिएस्टेन के नाम से जाना गया। ठीक है, तो देखिए ये था आपका इंडोनेशिया। आप इंडोनेशिया में ये आपका जावा पड़ रहा है। ठीक है, जावा पड़ रहा है इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया सुमात्रा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, सॉरी इंडोनेशिया की नहीं, वो मलेशिया की है कुआलालंपुर। ठीक है, ये देखिए जावा द्वीप है, ये वाला जावा है इंडोनेशिया का, यहाँ पर ये अधिकार क्षेत्र है। तो ये दक्षिणी चीन सागर यहाँ पे पड़ता है, ये वाला है। ठीक है, तो देखिए ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा आज आपको 4 बजे वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो भी मिल जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी का वीडियो आज आपको 4 बजे मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ रिकॉर्ड करने की, पूरा कंटेंट तैयार है, बस टाइम नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो आप लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और ये नोट्स जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, ये ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की थी, ओल्ड एनसीईआरटी थी, उससे बनवाए जाएंगे, यानी ओल्ड एनसीईआरटी से बनवाए जाएंगे। तो सबसे अच्छी बात ये है ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी में कि यहाँ पर सब कुछ फैक्ट के रूप में है, यानी कि आप अगर ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, तो आपको कोई नई, यानी ज्योग्राफी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको कोई अन्य बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी इसमें सफिशिएंट है। और भाषा बहुत अच्छी है, इसमें भाषा ऐसी नहीं है कि किसी व्यक्ति को समझ में ना आए, बड़ी अच्छी भाषा में लिखा गया है। तो आई होप आप लोग उसके नोट्स प्रॉपर में बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।